नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु ICS के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं द हिंदू की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। करंट अफेयर्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, स्टैटिक आप लोग पढ़ रहे हो, सबसे ज़रूरी रिवीजन कर रहे होगे। ओके, आज है 13 अगस्त, दिन है गुरुवार। ये है आपका आज का द हिंदू का न्यूज़पेपर। ये आपके टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड है, जिस ग्रुप का नाम है तथास्तु डेली न्यूज़ एनालिसिस। इस ग्रुप पे आपको आज की PDF के साथ साथ अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी PDF आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। चलिए हम मूव करते हैं हमारी आज की न्यूज़ की तरफ। तो देखते हैं आज हमारे पास क्या है इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो FCRA पर एक बिल के बारे में कुछ डिस्कशन है। FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। इसमें कुछ चेंजेस को लेकर पैनल में कुछ बातें हुई हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। आपकी जो एक कमेटी के सामने इस मुद्दे को पूरे को रखा गया है। तो पहली न्यूज़ आपके सामने ये है, जिसमें देखेंगे हम ये FCRA क्या होता है और जो आपकी कमेटी है वो क्या इस संशोधन पर जवाब दे रही है। तो पहली न्यूज़ आपके सामने ये है, ठीक है। आपकी GS पेपर 2 का ये पार्ट रहेगी। दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं तो रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स 19 मंथ्स हाई ऑफ 4.45% इन जुलाई, ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 19 महीनों में हाई होते हुए हम देख पा रहे हैं कितना, 4.45% के आसपास। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि रिटेल इन्फ्लेशन होती क्या है। पहली बात तो कि रिटेल इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, और इसके बाद कारण जानेंगे कि अगर ये इतना हाई जा रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, राइट। GS पेपर 3 इकोनॉमी का ही आपका पार्ट रहेगा। ओके, चार्जेस अगेंस्ट जस्टिस वर्मा प्रूव्ड, ये किसने कहा, ये पैनल ने कहा है। जस्टिस वर्मा को लेकर पिछले 1-1.5 साल से बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। इस पर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो नहीं, मतलब आपके आधे घंटे की एक वीडियो भी है, ठीक है। आप चाहें तो इस चैनल की वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि जस्टिस वर्मा के ऊपर ये जो चार्जेस जो हैं वो प्रूव्ड हो चुके हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है। पहली बात तो ये आज भी मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी, पहली बात तो। और सबसे ज़रूरी चीज़ हम देखेंगे इसमें कि किसी जस्टिस को उसके पद से हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया है क्या। मेन तो अपने काम की चीज़ यही है ना। तो प्रक्रिया क्या है तो उसके बारे में हम देखेंगे। GS पेपर 2 का ये आपका पार्ट रहेगा। तीसरी चीज़ पे पढ़ते हैं हम, आपका पहला एडिटोरियल, ठीक है। और लास्ट न्यूज़ है आपकी अ टाइमली रीसेट फॉर द फूड सिक्योरिटी एक्ट पर आपका पूरा का पूरा ये जो पूरा एक एडिटोरियल है ये आपकी GS पेपर 2 एंड 3 में कहीं ना कहीं 2 और 3 में ये जुड़ेगा, तो जिसे हम चेक करेंगे, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि आज हमारे पास एक एक करके हम सारी न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये चारों न्यूज़ रही आपके सामने, ये आपका इंडेक्स है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी पहली न्यूज़ की तरफ, ठीक है। कि संसदीय समिति फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट या अमेंडमेंट बिल, ठीक है, 2026 बिल की समीक्षा करेगी। बेसिकली लोकसभा ने इस अमेंडमेंट बिल को जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा है। देखो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो इस अमेंडमेंट बिल के बारे में हमें जानना है फर्स्ट। दूसरा हमें देखना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ये है क्या, ठीक है। मेनली यहाँ से सवाल बनते हैं वो ऐसे बनेंगे, क्या इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्या इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं, या इसमें दोनों के सदस्य होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल यही है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, टोटल 31 मेंबर्स हैं, जिसमें 21 जो है लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से, ठीक है। समिति को अपनी रिपोर्ट शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक कहीं ना कहीं देनी होगी। किससे रिलेटेड, तो इस FCRA से रिलेटेड, ठीक है। अब पहली बात तो ये समझ लो कि मेनली ये FCRA है क्या, ओके, और ये करेगा क्या, है ना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद तो संशोधन हमें समझ में आएगा। जब तक हमें बेसिक समझ में नहीं आएगा हम बाकी सारी चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे। तो जब हम बात करते हैं FCRA की, तो बेसिकली क्या है ये, तो ध्यान से सुनना। ये भारत सरकार का एक कानून है, ठीक है, जो क्या करता है, जो करता है कि विदेश से मिलने वाले जो पैसे होते हैं, कहाँ से, माफ़ करिएगा, जो विदेशों से जो फंडिंग आती है, विदेश से मिलने वाले जो पैसे होते हैं, ठीक है, उनको नियंत्रित करने की बात करता है, साथ ही साथ विनियमित करने की बात करता है, ठीक है ना। नियंत्रित और विनियमित दोनों चीज़ों की बात करता है, ठीक है।
अब और अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, जैसे आपका एनजीओ है ना, तो एनजीओ को अगर कोई फॉरेन में बैठी कोई भी एक इंस्टीट्यूशन है, अगर वो पैसा देना चाहती है तो इस इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं एफसीआरए से रिलेटेड नियमों का पालन करना पड़ेगा। नियमों में मतलब वही है कि बिल्कुल फेयर हो सारी चीज़ें, पैसों का कहीं दुरुपयोग ना हो, ठीक है, और एनजीओ तक सही सलामत ठीक ठाक तरीके से और सही नियमों के साथ पैसा पहुंच जाए, है ना। अब बात करते हैं हम, जैसे कि उद्देश्य क्या है एफसीआरए का, तो देखो स्रोत है या फिर जो धन के स्रोत हैं उपयोग पर निगरानी रखें, कानून और जो निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार राष्ट्रीय हित, आंतरिक सुरक्षा प्लस पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 उद्देश्य हैं जो कहीं ना कहीं इसके साथ चलते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपके सामने है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं हमारे एफसीआरए से रिलेटेड। अब इसमें जो बदलाव की बात आ रही है बेटा, वो बदलाव क्या है, तो ध्यान देना सभी लोग कि अगर किसी एनजीओ है ना या संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाता है तो उसके पास मौजूदा संबंधी के प्रबंधन और निपटान के लिए एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी, है ना। जैसे कि मान लो कोई भी एक संस्था है, ठीक है, मान लो कोई अमेरिका की कोई एनजीओ है, ठीक है, कोई भी यूएसए का एनजीओ है जो क्या कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पैसा देना चाहता है, सॉरी जो पैसा यहाँ पे मान लो देना चाहता है, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एनजीओ है, यहाँ पर पैसा देना चाहता है वो इंडिया के किसी एनजीओ को। अब अगर मान लो इसका लाइसेंस अगर रद्द हो जाता है, ठीक है, तो इस संस्था के लिए, ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, एक डेजिग्नेशन अथॉरिटी बना रहे हैं, ठीक है। अब इस पर अपोजिशन क्या कहेगी, अब जाहिर सी बात है इसका लाइसेंस तो रद्द हो चुका है पर पैसा आएगा अगर, तो देखने के नहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो एक ऐसी अथॉरिटी हमने बनाई है, ठीक है। अपोजिशन इसमें कह रहा है कि एनजीओ को निशाना बना सकता है, खासकर ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित एनजीओस पर इसका असर पड़ सकता है और ये जो बिल है पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए, ये आपकी अपोजिशन बोल रही है, ठीक है। सरकार ये कहना चाह रही है इसके पीछे कि बिल किसी विशेष धर्म या समुदाय को निशाना नहीं बनाता और विपक्ष अपनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने रख सकता है अपनी जो भी प्रॉब्लम है विपक्ष को, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में विस्तृत चर्चा का पर्याप्त अवसर मिलेगा। इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है, तो एफसीआरए भारत में विदेशी धन प्राप्त करने वाले एनजीओ एसोसिएशन को रेगुलेट करने वाला प्रमुख कानून है। उसका उद्देश्य है कि विदेशी योगदान का उपयोग भारत के राष्ट्रीय हित और कानून के अनुरूप हो। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है एफसीआरए से रिलेटेड। अब देखते हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या कहती है कि क्या ये बदलाव या फिर हमारे पास ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की हम बात करें जिस एनजीओ संस्था का लाइसेंस रद्द हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये कितना सही है गलत है उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। ओके, अब एक प्रीलिम्स का प्रश्न है, ज़रा प्रैक्टिस करिए। एफसीआरए के संदर्भ में लिपनिक तत्व विचार करना है। इसका उद्देश्य है विदेशी योगदान को विनियमित करना। एफसीआरए के अंतर्गत विदेशी योगदान प्राप्त वाली संस्थाओं को कानूनी शर्तों का पालन करना केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है 1, 2, 2, 3, 1, 3 उपरोक्त में से सभी। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, ज़रा सोचो समझो और क्या होगा इसका सही आंसर। ऑफकोर्स अब सब लोगों को आपका आंसर मिल चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ यहाँ पर राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि हर तरीके से जहाँ से विदेशी फंडिंग आ रही है उसके बारे में हम निगरानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, वेरी नाइस। दूसरी न्यूज़ पर हम आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2026 में रिटेल इन्फ्लेशन बढ़कर कितना हो गया है, तो रिटेल इन्फ्लेशन हो गया है बेसिकली 4.5%। अब ध्यान देना ज़रा, अगर हम बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की, ये है क्या, तो रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली जो उपभोक्ता स्तर पर, ध्यान देना, उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में जो बदलाव है उन्हें कहीं ना कहीं नोटिस किया जाता है। अब नोटिस कौन करेगा, तो ऑब्वियसली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ध्यान देना, मैं दो तीन चीज़ें बोल रही हूँ इसमें, एक है उपभोक्ता स्तर पर और एक है सीपीआई। इस चीज़ को ध्यान में रखना। मान लो कौन कौन चीज़ें आ जाएंगी उपभोक्ता स्तर पर, तो आप सब लोग जानते हो, जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं हो गई, ठीक है, आपका ईंधन हो गया,
आपके कपड़े हो गए, है ना, और आपकी शिक्षा हो गई। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, और भी इसमें बहुत कुछ शामिल है जो कहीं ना कहीं उपभोक्ता स्तर पर जिनकी कीमतें जो हैं कहीं ना कहीं चेंजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रिटेल इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन, है ना, क्या अंतर है। यही तो सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं। चलो अब थोड़ा सा इसमें चेंजेस देख लेते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन में क्या अंतर है ना। ओके, है ना, और यहाँ हम बात करें सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन की। अब ध्यान देना ज़रा सा भी लोग कि अगर बात चल रही है किस चीज़ की, अगर बात चल रही है कि भाई रिटेल इन्फ्लेशन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपभोक्ता के द्वारा, है ना, उपभोक्ता के द्वारा खरीदी वस्तु की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इन्फ्लेशन में क्या कि कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि, है ना, कीमतों के सामान्य स्तर पर वृद्धि। अब इसमें इन्फ्लेशन में हम एक होलिस्टिक अप्रोच का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब दायरे की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो उपभोक्ता है, और इसमें जो दायरा है वो क्या है, एक व्यापक है ना। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मापक कौन रहेगा। ऑफ कोर्स तो सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन में आपको बताया सीपीआई रहेगा। इन्फ्लेशन में जो है कहीं ना कहीं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों रहेगा। डब्ल्यूपीआई जो है थोक वस्तुएं भी होंगी तो कहीं ना कहीं उनकी बारे में भी बता सकता है, राइट। अब जैसे हम बात करें इफ़ेक्ट की बात करें तो देखो इस पर जो इफ़ेक्ट पड़ेगा जो दैनिक प्रयोग की जो चीज़ें रहेंगी उन पर, और इसका इन्फ्लेशन में अगर किसी तरह का चेंजेस होता है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर आप पे कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये है आपका एक छोटा सा अंतर किसके बीच में, तो इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन के बीच में। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन दोनों का सिंपल और सीधा सा मतलब है इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन का कि कीमतों में वृद्धि, सिंपल। ठीक है, ओके, बेसिक हमने पढ़ लिया। करंट पढ़ते हम कि रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई आधारित महंगाई जुलाई 2026 से बढ़कर 4.5% हो गई है, पिछले 19 महीने में सबसे ऊंचा स्तर रहा है। ठीक है, अब महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो वही बात है कि दो चीज़ों पे ये कहीं ना कहीं सही हो सकती है कि क्या लोगों के पास पैसा इतना आ गया है, इस वजह से लोग जो है मांग कर पा रहे हैं। ठीक है, तब तो ये पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर वस्तुओं की कीमत मतलब वस्तुओं की सप्लाई, राइट, अगर सप्लाई कहूँ मैं कम है तो भी चीज़ें महंगी होंगी, है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट आपको शो करता है। अब महंगाई क्यों बढ़ी है, तो खाद्य पदार्थ महंगे हुए हैं। फूड एंड बात करें वेजेस इन्फ्लेशन, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ों में 5.2% के आसपास, जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, इनकी कीमतें बढ़ी हैं। आलू टमाटर की कीमतों में गिरावट रहा है। मानसून का असर भी बोल सकते हैं इसको कि जुलाई में मानसून में तो सुधार हुआ है, लेकिन अत्यधिक बारिश से कुछ फसलों को भी नुकसान हुआ है, जिसके चलते दाल की कीमत बढ़ने की भी आशंका है। वही बात आ गई ना दूसरी वाली कि चीज़ें ख़राब हो गई, सप्लाई कम होगी तो चीज़ें क्या हो सकती हैं, महंगी हो सकती हैं, है ना। खाद्य तेल महंगे हो, जैसे कि जो बाज़ार में एडिबल ऑयल्स हैं उनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं। ईंधन की कीमतों में असर है। रेस्टोरेंट और फूड सर्विस की लागत बढ़ी है। अब जब आपका गैस सिलेंडर जो है अगर वो महंगा होगा, महंगा खरीदोगे तो उसकी पूर्ति कहाँ से करोगे आप, जो आप फाइनल बिल बना रहे होगे उसमें कहीं ना कहीं उस खर्चे को भी ऐड करोगे ना, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ओवरऑल बिल इसमें महंगाई ज़्यादा देखी जाएगी। इसी कारण रेस्टोरेंट एंड एकोमोडेशन इन्फ्लेशन बढ़कर 7.7% हो गई है। किन क्षेत्रों में महंगाई कम हुई है तो ये अच्छी बात है। चलो हेल्थ में 1.3% है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड कल्चर की बात करें तो 1.6 और पर्सनल केयर की बात करें तो 14.8। हालांकि पर्सनल केयर आदि इन्फ्लेशन अभी भी बात करें तो डबल डिजिट है, लेकिन इस वर्ष में ये सबसे कम ये रहा है। पर लेकिन इतना अच्छा भी नहीं मान सकते इसको, मेनली इसको, है ना, पर्सनल केयर वाले को। अब ये सब हो क्यों रहा है, तो देखो एक सबसे बड़ा रीज़न समझना कि सीपीआई का बेस ईयर चेंज हुआ है। कितना हो गया है, 2024 हो गया है हाल ही का, है ना। पहले कितना था ये, तो पहले हम इसको 2011-12 में मानते थे। जैसे ही ये बेस ईयर चेंज हुआ था, जब मैं आपको बताती थी कि जब पुराने डेटा के आधार पर हम चलते हैं तो चीज़ों को हम एनालाइज नहीं कर पाते सही से, है ना। जब हमारे पास नया डेटा आता है
न्यू डेटा आता है हमारे पास, तब हमें कहीं ना कहीं सच्चाई पता चलती है ना। पुराना डेटा है, पुराने डेटे के आधार पर हम कहीं ना कहीं चीज़ों को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, पर लेकिन जब हमने बेस ईयर चेंज किया तो हमें मार्केट की सही रियलिटी का पता चला, है ना। सही रियलिटी का पता चला तो उसके बाद वही बता रहा है कि ओवरऑल सीपीआई पुराना डेटा अगस्त 2021 तक उपलब्ध है, लेकिन सेक्टर वाइज डेटा 2026 से उपलब्ध है। तो ये कहीं ना कहीं चलो कम से कम चीज़ें साफ साफ नज़र तो आ रही हैं, अब उस हिसाब से गवर्नमेंट फिर काम भी करेगी, ठीक है। ओके, तो ये थी हमारी अब दूसरी न्यूज़, ठीक है। अब एक प्रश्न लगाया जा रहा कि भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। सीपीआई खुदरा स्तर पर वस्तुओं सेवाओं कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। सीपीआई का उपयोग भारत मुद्रास्फीति आकलन के लिए किया जाता है। वर्तमान आदर्श वर्ष इसका 2024 है। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, आई होप आप लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब अगला आर्टिकल हमारे सामने है, वो है जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोप साबित हो चुके हैं जिसके पैनल के बारे में। देखो, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि किस बात का आरोप। तो कारण ये है कि कुछ समय पहले इनके घर में हमें जले हुए नोट मिले थे, ठीक है। और उसके बाद इन पर आरोप लगा था कि ये कहीं ना कहीं गैरकानूनी प्रक्रिया है ये पूरी, ठीक है, कि रिश्वत लेना आदि ये सब कुछ इन कार्यों में निर्लिप्त है, ठीक है। अब जैसे ही पता चला उसके बाद, अब ऐसे तो किसी पर आप सच्चाई साबित नहीं कर देते, है ना, आपको कहीं ना कहीं जांच करनी पड़ेगी। और रही बात कि ये न्यायाधीश हैं, है ना, तो इनको हटाने के लिए भी संसदीय प्रक्रिया तक जाना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि इनकी संसदीय प्रक्रिया है क्या, है ना, संसदीय प्रक्रिया क्या है, तो देखो भारत में जो है न्यायाधीश को हटाने के लिए मुश्किल है, ठीक है। ये पहले ही ऐसे थे जिसके ऊपर ये इस प्रक्रिया को लागू किया गया था, नहीं माफ़ करना, हाँ, इनसे पहले एक और थे, ठीक है, जिन पर इस प्रक्रिया को लागू किया था, पर उनने प्रक्रिया चल रही थी और उसी बीच में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पर अब इनके साथ पहली बार ऐसा हुआ है, राइट, कि पूरी प्रक्रिया भी चली, उन पर आरोप जो है वो भी साबित हो गया है ना। अब संसदीय प्रक्रिया के बारे में बात करें तो पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इसको सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर बोलते हैं, ठीक है। अब इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये पूरी प्रक्रिया बेसिकली है क्या। तो मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना रही हूँ, ठीक है, जैसे ध्यान से सुनना कि अगर लगता है ऐसा कि किसी न्यायाधीश ने इस तरह का आरोप है तो संसद में सबसे पहले क्या प्रस्ताव जाएगा, ठीक है, न्यायाधीश को हटाने के, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी में भी पहले जा सकता है ना, किसी भी सदन में लाया जा सकता है प्रस्ताव। दूसरी बात आती है फिर उसके बाद बनती है समिति, ठीक है, जांच समिति जिसको बोलते हैं। किस आधार पर होगा ये, तो जजेस की जो इंक्वायरी एक्ट होती है, इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत, है ना। अब इसमें ये होता है कि 3 सदस्यों की ये समिति होती है, ठीक है। अब ये जांच करेगी समिति और उसके बाद जो भी रिपोर्ट होगी, ठीक है, अगर आरोप सिद्ध होने पर, है ना, आरोप सिद्ध होने पर रिपोर्ट को जो है कहाँ भेजा जाता है, सदन में भेजा जाता है। और सदन में भेजने के बाद यहाँ पर दोनों सदनों में, ठीक है, ध्यान देना मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है, ठीक है। विशेष बहुमत का मतलब आप सब लोग जानते हैं, कुल सदस्य संख्या का बहुमत और जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3, ठीक है। फिर उसके बाद इसको पास कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद अंत में जो प्रस्ताव पारित है उसको भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास भेज देने के बाद ये आदेश जारी करेंगे और उस व्यक्ति को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है ना, इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई इनका आरोप जो है वो साबित हो चुका है, ठीक है। कारण बता दिया मैंने क्या था। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर जली हुई नकदी मिलने के मामले
की जांच करने वाले 3 सदस्यीय समिति ने उनके खिलाफ लगाए गए 3 आरोपों को सिद्ध माना है। मामला क्या था कि 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा दिल्ली में स्थित एक सरकारी आवास में आग लग गई। आग बुझाने पहुंचे कर्मचारियों ने एक स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में जले हुए नकदी मिली। उसके बाद उनके खिलाफ आरोप लगाए गए और 200 सांसदों ने उन्हें पद से हटाने की मांग की और ये प्रस्ताव दिया गया। जांच समिति ने क्या कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित है, ठीक है, 3 सदस्यीय समिति ने कहा कि जस्टिस वर्मा जो है संतोषजनक ढंग से नहीं बता रहे नकदी कहाँ कैसे पहुंची, भी नकदी के स्रोत और स्वामित्व की संपत्ति की स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए। उनके जवाब समिति को एवेसिव एंड अनसेटिस्फैक्ट्री यानी कि टालमटोल वाले असंतोषजनक लगे। समिति ने ये पाया घटनास्थल पर जुड़े मामले सबूतों को ठीक से सुरक्षित नहीं रखा गया था। अब समिति में कौन कौन था? तो जस्टिस अरविंद कुमार अध्यक्ष थे, एक चंद्रशेखर जी थे जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और बीवी आचार्य थे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अब क्या होगा? तो समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों पेश कर दी है। जस्टिस वर्मा पहले इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन समाचार के अनुसार उनका इस्तीफा अभी भी एक केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा नोटिफाइड, ध्यान देना इस चीज़ को, नोटिफाइड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा मामला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। अब न्यायाधीश को हटाने की संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार में कौन सा सही है? प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों में प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है। दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी करते हैं। 5 सेकंड का टाइम लीजिए, ज़रा बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, आई होप आप लोगों को अपना आंसर मिल गया होगा। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो अपना जो आपका पूरा का पूरा ये जो सेशन चल रहा है अभी, कोशिश करना कि कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में आप कमेंट करते रहें, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। लास्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में समयानुकूल अनुसार सुधार की ज़रूरत है, ऑफकोर्स, ठीक है। प्रस्तावित नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2026 के कारण भारत की खाद्य सुरक्षा नीति पर बहस शुरू हो गई है। केवल खाद्य उपलब्ध कराने से आगे बढ़कर पोषण सुरक्षा और स्वास्थ्य आहार पर अब कहीं ना कहीं हमें काम करना है, ठीक है। स्वास्थ्य आहार वहन ना कर पाने वाले परिवारों का अनुपात 2011-12 के लगभग 52 से घटकर कितना हो गया? 25 हो गया है, लेकिन समस्या अभी बड़ी है। पृष्ठभूमि की बात करें तो देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 ने खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार का रूप दिया, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, अंत्योदय अन्न योजना में है 35 किलोग्राम, ठीक है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कवर किया गया। अब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। हम यहाँ पर गेहूँ, चावल, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देने की हम बात कर रहे थे, ठीक है। पर लेकिन इन सबसे बढ़कर अभी एक कुछ और चीज़ें हैं जहाँ पर आता है पोषण, ठीक है। सिर्फ पेट भरना नहीं है, ठीक है, पौष्टिक आहार देने की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ओके, अंत्योदय अन्न योजना के लिए 7 किलोग्राम व्यक्ति माह 35 किलोग्राम का प्रस्ताव है। छोटे परिवारों को 35 किलोग्राम से कम अनाज मिलेगा। 5 से अधिक सदस्यों को परिवारों को 35 किलोग्राम दिया जाएगा। अब देखो ये बिल है अभी, ठीक है, कंफर्म होगा उसके बाद कुछ चीज़ों को पता चलेगा। परिवार का आकार हमेशा उनकी आर्थिक कमजोरी को नहीं दर्शाता। एक सदस्य वाला परिवार बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति हो सकता है। 35 किलोग्राम की मौजूदा सुरक्षा को बनाए रखना जरूरी है। कवरेज की समस्या क्या है कि सेंसस अभी भी हमारे पास पुराना है, तो ढंग से डेटा नहीं मिल पा रहा है। जनसंख्या बढ़ने के कारण जो पात्र लोग हैं वो सुरक्षा से बाहर हो गए हैं। नए सेंसस आंकड़ों को लाभार्थी की संख्या को अपडेट करना पड़ेगा। अब वही बात आ रही ना, खाद्य सुरक्षा एक तरफ और पोषण सुरक्षा। कि खाद्य सुरक्षा का मतलब सिंपल हो गया, भोजन मिल जाए। पोषण का मतलब गुणवत्ता, विविधता और आवश्यक है पोषण, यानी कि दाल, दूध, अंडे, फल सब्जी, अन्य प्रोटीन, ये भी ज़रूरी है। डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, एक तरफ है कुपोषण, है ना, और एक तरफ है सुपोषण जिसमें डायबिटीज़ वगैरह, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ है। तो इन सारी चीज़ों से भी निपटना भी तो ज़रूरी है ना। अनाज केंद्रित पीडीएस को भी चुनौतियां हैं, ठीक है, कि गेहूं और चावल पर केंद्रित ही है, सिर्फ कैलोरी सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन डायबिट्री सीमित है। समाधान अनाज कम करना नहीं बल्कि अनाज के साथ पौष्टिक खाद्य पदार्थों को जोड़ना है। सकारात्मक चीज़ें ये हैं कि चलो ठीक है, परिवारों के आकार के अनुसार आप कहीं ना कहीं एक तार्किक बात बोल रहे हो। बड़े परिवारों को प्रति व्यक्ति सुरक्षा बेहतर होगी, है ना। पोषण से
सुरक्षा से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जिसमें दाल, मिलेट, तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा मिलेगा। पर नकारात्मक चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि छोटे अंत्योदय अन्न परिवारों को खाद्यान्न से संबंधित एक बड़ी कमी हो सकती है। ठीक है, वनरेबिलिटी का सही मापदंड नहीं मिल पा रहा है। केवल अनाज की मात्रा बदलने से कुपोषण की समस्या हल नहीं होगी। राज्यों को अलग अलग खाद्य आदतें, ज़रूरतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पीडीएस में सुधार तो वो तो है ही, देखो ईपीओएस है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, प्रवासी श्रमिकों को भी लाभ मिलता है। पर डिजिटल चुनौती भी तो है कि थंबनेल है आपके पास, ऑथेंटिकेशन आधार से हो रही है, बहुत से लोगों के पास इस तरह का डेटा अभी भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये जो सारी समस्या हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सामने है। ठीक है, करने के चाहिए इन सब में। तो अंत्योदय अन्न योजना परिवार के लिए 35 किलोग्राम की नो लॉस गारंटी हो। पहली बात तो ये, दाल, मिलेट, तिलहन, पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दिया जाए, है ना। सरकारी खरीद को कृषि विविधीकरण से जोड़ा जाए, स्टेट लेवल पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से परखा जाए, और नीति का मूल्यांकन केवल वितरित अनाज पर नहीं बल्कि पोषण स्वास्थ्य परिणामों से हो। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत में खाद्य सुरक्षा की चुनौती अब केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं बल्कि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए होनी चाहिए। 150 वर्ड्स यानी कि 10 मार्क्स का आपका ये सवाल होगा। मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये थी हमारी आज की द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का आर्टिकल पसंद आए होंगे। आप लोगों का कोई भी सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों को ज़रूर देखूंगी और जल्दी मैं आपसे पुराने वाले मोड पे मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू सो मच।